देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस में ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो गए। काफी सालों के बाद दोनों कंट्रीज में आना जाने भी अब लोगों का शुरू हो गया है, प्लेन और कश्तियों के जरिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोल स्टेशन पे एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें लोग नॉर्थ कोरिया से आते हैं। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम था बेकनयोग। वो सियोल में किसी खास मकसद से आई है। अगले ही सीन में हम एक फिट्स नाम के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक पॉपुलर बैंड होता है जिसकी पॉपुलैरिटी पूरे सियोल में है। बिलियंस के लिहाज से उसके व्यूज आते हैं, लोग उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। फिटा ग्रुप का कॉन्सर्ट होता है जिसमें सिक्योरिटी को लेके अच्छे खासे इंतजाम किए गए होते हैं। अच्छा गाइस, ये तो मुझे पूरा बीटीएस के जैसा लग रहा है, कहीं बीटीएस तो नहीं। चले आगे देखते हैं। फाइनली उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। 5 आइडल्स स्टेज पर आते हैं और डांस परफॉर्मेंस करते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनको देखने और सुनने के लिए लाखों की तादाद में ऑडियंस वहां आई होती है, उन्हें चेयर अप कर रही होती हैं। शहर के वॉइस कमिश्नर ली भी कॉन्सर्ट लाइव देख रही होती है। उनके साथ उनके 3 गार्ड्स भी होते हैं। पर अचानक कॉन्सर्ट की पार्किंग एरिया में एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक को जब खोला जाता है तो उसमें तो कुछ बॉम्ब्स वगैरह होते हैं। वो मतलब गया आज तो। वो उन्हें उठाते हैं और कॉन्सर्ट के अलग अलग हिस्सों में जाकर हॉल के अंदर उन बॉम्ब्स को सेट कर दिया जाता है और किसी को अपडेट भी दी जाती है कि हमने बॉम्ब लगा दिए हैं, जल्द ही हम मिशन कंप्लीट कर लेंगे। ली के एक टीम मेंबर को कॉल आती है कि तो वो सुनने के लिए फौरन बाहर की तरफ जाता है। फीटा ग्रुप मुसलसल परफॉर्म कर रही होती है। वो शख्स दोबारा आता है और कमिश्नर ली को कान में कुछ कहता है। कमिश्नर ली तेजी से बाहर आती है और उस आदमी को कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें एक कॉल आती है और कोई तुम्हें कहता है कि इस जगह पर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट किए हैं किसी ने, अगर ये सच है और वो बॉम्ब्स फट गए तो क्या होगा। वो अपने टीम मेंबर्स को फौरन से ऑर्डर देती है कि कुछ भी करो, नॉर्थ कोरिया से फौरन स्पेशल फोर्स की टीम मंगवाओ, जाओ जल्दी से, जल्द से जल्द स्टेडियम को क्लियर करना पड़ेगा। फीटा ग्रुप के कॉन्सर्ट में कोई भी हंगामा या तमाशा हुआ तो हमारी और हमारे शहर की बहुत ही बदनामी होगी। कॉन्सर्ट के बीच में ब्रेक आती है तो ग्रुप का मेन मेंबर लुइड अपना मुंह छुपाते हुए वहां से निकलता है और पार्किंग गिराज में चला जाता है। वहां पर एक लड़की चीनी होती है जो उसके लिए नकली गन लेकर आती है, जिसे देख लुइड बहुत खुश होता है और वो लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर लुइड उसे ज्यादा भाव नहीं देता और गन देखने में मसरूफ रहता है। ली के कहने पर स्पेशल एयरफोर्स टीम वहां आ जाती है, स्टेडियम को अपने अंडर ले लेती है और तेजी से हर जगह जाकर चेकिंग करने लगती है। कुछ मीडिया के लोगों को पता चल जाता है कि लुइड इस गाड़ी के अंदर है। वो लोग इस गाड़ी को घेर लेते हैं और वो लड़की भी लुइड के करीब आने लगती है। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है, बाहर एयरफोर्स की टीम उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उससे गन लेकर चेक करने लगती है और उनमें से आगे मौजूद एक लड़की पूरी तरह से वो गन तोड़ देती है। ये सब देख के लुइड बहुत गुस्सा हो जाता है और चीखने लगता है कि ये तुमने क्या किया, और उसके चेहरे से नकाब उतार देता है। वो लड़की और कोई नहीं बोक्यांग होती है। वो गुस्से में लुइड को गाड़ी की तरफ धक्का देती है तो लुइड कहता है तुम मेरी आइडेंटिटी मीडिया के सामने रिवील कर रही हो और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख सकता। वो लुइड को दोबारा गाड़ी की तरफ धक्का देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जादे मीडिया दोबारा से लुइड और उस लड़की को घेर लेती है और उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लुइड पर इल्जाम लगाती है कि उसका और लुइड का अफेयर था। लुइड ने ये बात मीडिया में पब्लिक नहीं की, लेकिन मैं कर रही हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। लुइड भी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं है, मुझे पता नहीं आखिर ये बला कौन है। दूसरी तरफ कमिश्नर ली कहती है कि हमारे शहर में बहुत लोग विजिट करने के आते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर की एक स्पेशल टीम फोर्स बनाई जाए जो कि अच्छी तरह हमारे शहर की निगरानी करे ताकि आइंदा कोई भी हमारे साथ ये प्रैंक करने की कोशिश ना करे। नॉर्थ ऑफिसर इस बात की परमिशन दे देते हैं। मीडिया में हर तरफ लुइड के अफेयर के चर्चे होते हैं जिसकी वजह से लुइड के कैरेक्टर को काफी ज्यादा बुरा साबित किया जाता है। ये सब देखकर लुइड बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और अपने रूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है। उसी पर उसको कुछ याद आता है। माइंड में फ्लैशबैक का एक सीन आता है जब एयरफोर्स में उस फीटा कॉन्सर्ट वाली जगह को घेरा होता है तो लुइड छुपकर योंगी को देख रहा होता है जो कि एक आदमी से फाइट कर रही थी। उससे पहले वो आदमी योंगी को मारता। लुइड चीख कर
योंगो की नजर उस लड़के पर पड़वाता है। योंग शार्प होकर उस लड़के को मारती है, पर लुइट का चेहरा देख लेती है। वो ऑफिसर्स को रिपोर्ट करती है और बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रैंक कॉल है, क्योंकि ये देखें ये पार्किंग लॉट में से मिला था। तो ऑफिसर उससे कहता है कि आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी, मैं इसके बारे में खुद से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लुइट को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा होता है, पर वो गेम हार जाता है। तभी उसे एक वीडियो कॉल आती है जो कि फीटा ग्रुप के डायरेक्टर की होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है अपने आप को बुरा कहलवाने का, मैं चाहता हूँ कि तुम मिलिट्री में इनलिस्ट हो जाओ और अपने मिलिट्री सर्विस को सरंजाम दो। दिखाया जाता है कि लुइट मिलिट्री में इनलिस्ट हो जाता है और वहाँ पर बोर हो जाता है और बहुत परेशान भी, क्योंकि उसे ऐसी जिंदगी गुजारने की आदत नहीं थी। लुइट कैंप साइट से निकल रहा होता है तो वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से बेक्योक बाहर निकलती है। वो लुइट को पहचान लेती है और लुइट भी, वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। बेक्योक वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। ली के ऑर्डर पे साउथ कोरिया यूनाइटेड टीम बना दी जाती है जिसकी लीडर होती है बेक्योंग, और साथ ही इस टीम के अंदर लुइट को भी शामिल कर लिया जाता है। वो लोग अपने पहले ट्रेनिंग ट्रेवल पे जाते हैं। पूरी टीम बेक्योंग के साथ होती है, बट लुइट को इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो वो तो काफी ज्यादा डर रहा होता है और चीख चीख कर कह रहा होता है कि ये कैसा शोर है, ये गोलियां क्यों चल रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मैं फीटा का मेन मेंबर हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं। इस टाइम पे बेक्योंग लुइट की थोड़ी सी हेल्प करती है, बट उसी टाइम एक गोली आती है और लुइट के सीने पे लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। लुइट को लगता है कि अब शायद वो मर गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो गोली उसके बेल्ट पर लगी होती है जो उसने अपनी बॉडी पे बांधा होता है। सारी टीम मेंबर्स मिलकर लुइट को उठाते हैं तो लुइट पूछता है कि क्या मैं जिंदा हूँ। फिर वो गुस्से में बेक्योंग को देखता है और उसे कहता है कि मैं अभी टीम में नया नया आया हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे किसी ऐसी जगह पे कैसे ला सकती हो जहाँ चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बेक्योंग उसकी बात इतने ध्यान से नहीं सुनती और टीम से रिपोर्ट मांगती है। तो टीम बताती है कि हमारे सारे टीम मेंबर्स सेफ हैं, सिर्फ एक को गोली लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही साउथ कोरिया की तरफ वाले लेफ्ट हैंड को पता चलता है कि लुइट को यूनाइटेड फोर्स आर्मी में डाल दिया गया है तो वो काफी गुस्सा होता है और हेड कमिश्नर ली को कहने लगता है कि लुइट फीटा ग्रुप का मेन मेंबर है और वो इतना पॉपुलर है, वो साउथ कोरिया का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा कर रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको फौरन वापस लेकर आए। इसमें नॉर्थ कोरिया का हेड कहता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा, हम उसको सेफ्टी में रखेंगे। साउथ कोरिया का हेड कहता है कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को बहुत बुरा हाल करूंगा। दूसरी तरफ सबकी ट्रेनिंग खत्म हो गई होती है तो बेक्योंग कहती है कि हम क्योंकि एक ही टीम में काम कर रहे हैं तो हमारे काम है कि हम खुद को भी बचाएं और अपने टीम मेंबर को भी बचाएं। अब क्योंकि एक मेंबर को गोली लगी है तो उसकी सज़ा ये है कि तुम सब यूनिट तक पैदल चल कर आओगे और मुझे इसमें कोई कोताही नहीं चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और बाकी टीम मेंबर पैदल ही यूनिट तक वापस जा रहे होते हैं। लुइट बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और ज़मीन पर गिर जाता है। वो अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा होता है पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता क्योंकि बाकी भी बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और उसे इग्नोर करके यूनिट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट के बाहर आकर रुकते हैं। लिफ्ट के बाहर एक लड़की जो कि सिक्योरिटी के तौर पर खड़ी होती है, वो डोर खोलती है तो लेफ्टिनेंट अंदर दाखिल होते हैं और उसी लड़की के पास जाते हैं जिसने प्रैंक कॉल की थी और उसे कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हें प्रैंक कॉल करके फीटा का कॉन्सर्ट बर्बाद करने का किसने कहा था, मैं तुम्हारी पूरी सेफ्टी करूंगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते, मुझे पता है मैं अपना मुंह खोलूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। अगले ही सीन में उस शख्स को दिखाया जाता है जिसने कॉन्सर्ट में बॉम्ब लगवाए थे। उसका नाम जीवन होता है। वो एक रेस्टोरेंट में आता है, उसके ओनर से बात करता है और फिर उस रेस्टोरेंट के बेसमेंट में उतर जाता है जहां अपने मेंबर से पूछता है कि हमारी लड़की यही है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर वही लड़की दिखाई जाती है जो कि सिक्योरिटी के तौर पर लेफ्टिनेंट के लिए दरवाजा खोलती है। ये लड़की दरअसल जीवन के लिए काम करती है और कोरिया के लोगों की खबरी करने के लिए टीम में शामिल हुई होती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के कमिश्नर बेक्योंग को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि लुइट अभी तक वापस क्यों नहीं आया, फौरन जाकर उसकी खबर लो कि वो कहाँ पर है। यही लुइट को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते न जाने कहाँ पहुंच जाता है और लोगों को मदद के लिए पुकार रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। एक लेडी और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है। लेडी प्रेग्नेंट होती है, कुछ दिन बाद उनके बेबीज होने वाले थे। वहाँ लेडी आकर बोलती है कि मेरे रिश्तेदार की बच्ची है, ये कुछ दिन तक यहाँ हमारे साथ रहेगी, क्या तुम लोग इस बच्ची को स्टोर से खाने के लिए अलाउ करोगे। तो वो लोग हाँ बोल देते हैं।
सॉन्ग जे के कहने पे वो लड़की उस प्रैंक करने वाली लड़की को किडनैप कर लेती है। उसके टीम मेंबर्स सॉन्ग जे के पास उस लड़की को लेकर जा रहे होते हैं तो वो लड़की उन लोगों के हाथ से निकल जाती है और खेतों में भाग रही होती है। लुइट भी उसी तरफ होता है तो वो तेजी से बच्ची को अपनी तरफ करता है और छुप जाता है। वो लड़की लुइट को पहचान लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो लुइट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या इन लोगों से कोई खतरा है। तो वो लड़की हाँ में सर हिलाती है। तो लुइट जल्दी से उसे लेकर एक पहाड़ी के नीचे छुप जाता है और अपना कोट उतार कर उस लड़की को पहनने को देता है और उसका कोट खुद पहन लेता है और कहता है कि अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। वो कहता है कि मैं जैसे ही बाहर की तरफ जाऊंगा तुम मौका देख के पीछे से निकल जाना, और खुद रोड की तरफ जाता है और शोर मचाकर उन लोगों को बुलाने लगता है जैसे वही लड़की हो। वो टीम के मेंबर्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो भाग रहा होता है पर फिर वो रुक जाता है क्योंकि पहाड़ के नीचे गहरा समंदर होता है और उसका सर चकराने लगता है। तभी सॉन्ग जे के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, उसे मारने ही लगते हैं कि वो तभी कहता है मैं हूँ फीटा का मेंबर, प्लीज मुझे मत मारो। फिर भी वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बेक्योंग अपनी बाइक पे वहां पहुंच जाती है और उन लोगों की धुलाई करने लगती है, उन्हें बहुत मारती है। फिर लुइट के हाथ पकड़ती है और समंदर में छलांग लगा देती है। लुइट को तैरना नहीं आता जिस वजह से उसका सांस फूलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। बेक्योंग उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है और फिर उसे किस कर देती है ताकि उसे सांस आए तो वो जिंदा रहे। में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें बेक्योंग बहुत ज़्यादा छोटी होती है और उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही होती है। उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त होती है और फिर उसको मिलिट्री ऑफिसर थप्पड़ मार कर कहती है कि जल्दी जल्दी काम किया करो, तुम किसी जनरल की बेटी नहीं हो जो तुम्हें छूट दी जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उन बच्चों को खाना सर्व किया जाता है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। सारे बच्चे उस खाने के झपट कर खा लेते हैं और बेक्योंग के हिस्से में कुछ नहीं आता। उसी टाइम एक बच्चा बेक्योंग के पास आता है, अपने हिस्से का खाना उसको दे देता है। वो बच्चा बेक्योंग से कहता है कि मेरा खाना ले लो, लेकिन बेक्योंग वो खाना नहीं लेती और उस बच्चे को देख रही होती है। अब प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जे हो को जिसके पास एक आलू होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग जे हो होता है। सॉन्ग जे हो किसी से कहता है कि तुमने बेक्योंग को देखा है जिसने लुइट के साथ पानी में छलांग लगा दी थी, पता करो कि वो जिंदा है या मर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा बेक्योंग अभी तक जिंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखते हैं कि लुइट और बेक्योंग को जो कि किसी तरह से पानी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही गहरे गहरे सांस लेने लगते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट सिक्योरिटी चेक करते हैं कि आखिर बच्चों को किसने किडनैप किया। साउथ कोरिया का लेफ्टिनेंट कहता है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है कि बच्चों को तुमने किडनैप किया है। नॉर्थ कोरिया का लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ बेक्योंग को गोली लगी होती है। लुइट ये देखकर अपनी शर्ट उतारता है और तेज़ी से उसके जख्म को दबाने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा खून ना निकले। वहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर हम नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो अपनी टीम मेंबर्स के पास आते हैं और आकर उनको ऑर्डर देते हैं कि जाओ और जाकर लुइट और बेक्योंग को सही सलामत ढूंढ कर लाओ, ये मेरे ऑर्डर हैं और जब तक उनको ढूंढ कर नहीं लाते तब तक तुम्हें भी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। फिर लेफ्टिनेंट वहां से चले जाते हैं और वो पूरी टीम लुइट और बेक्योंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ बेक्योंग का खून नहीं रुक रहा होता और उसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। वो बेहोशी की हालत में होती है और उसी टाइम एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपनी फैमिली को देखती है। उसके पापा नॉर्थ कोरिया में एक बहुत अच्छी आर्मी की पोजीशन पर थे और उसकी मम्मा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। बेक्योंग अपने पेरेंट्स के साथ एक आइडियल लाइफ गुजार रही होती है, बट उसके बाद उसके घर आर्मी के कुछ लोग आए और उसके मम्मा पापा को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे और उसके पापा को अपने साथ ही कहीं ले जाते हैं। बेक्योंग रोते हुए अपनी मम्मा को गले लगा लेती है। प्रेजेंट टाइम में बेक्योंग बेहोशी की हालत में लुइट को कह रही होती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सोल्जर्स बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और एक जगह रुके ही होते हैं कि तभी एक सोल्जर की नजर सामने पड़ती है जहां से लुइट अपनी पीठ पे बेक्योंग को उठाकर आ रहा होता है। सारे सोल्जर्स भागते हुए लुइट के पास जाते हैं और उन दोनों की फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं
हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि लुईट को होश आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा से वही कपल को दिखाया जाता है जिनके यहाँ 2 बच्चे होने वाले हैं। वो रेस्टोरेंट के ओनर उन्हीं के पास होता है। तभी उस ओनर के रेस्टोरेंट में से जायहून बाहर निकलती है और उसे देखकर वो लेडी कहती है कि मैंने इस शख्स के बारे में सुना है, ये काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट ये उस फैमिली का नाजायज़ बच्चा है। तभी वो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि मेरा काम इस रेस्टोरेंट को संभालना है, मैं किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट कमिश्नर ली के साथ मीटिंग होती है। साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट उन दोनों को वार्न करता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने लुईट को किसी भी किस्म की ट्रेनिंग पे भेजा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। लुईट साउथ कोरिया का बहुत बड़ा नाम है और वो साउथ कोरिया का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा कर रहा है। आइंदा उसको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग पे ना भेजा जाए। दूसरी तरफ मीडिया को भी लुईट के इस कारनामे का पता चल जाता है। वो सब लुईट से मिलने और उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि लुईट तुम तो हीरो हो। लुईट की इमेज कोरिया में और मीडिया में और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। लुईट के साथ उधर एक लड़की भी एडमिट होती है जो मीडिया के शोर से तंग आकर उस रूम से बाहर निकल जाती है। साउथ कोरिया का लेफ्टिनेंट लुईट के पास उससे मिलने के लिए आता है तो लुईट उनसे बहुत ज्यादा नाराज होता है और कहता है कि मुझे मेरी परमिशन के बिना आप मुझे किसी ट्रेनिंग पे नहीं शामिल कर सकते, लेकिन आपने ऐसा किया, मैं इस चीज के बारे में मीडिया को बता सकता हूँ। लेकिन लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं कि तुम्हारी इमेज यहाँ आने से पहले काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद तुम पूरे कोरिया के लिए हीरो बन चुके हो, तुम इस चीज का फायदा भी तो देखो ना। बट नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें आइंदा के बाद किसी भी किस्म की ट्रेनिंग में ना भेजा जाए। फिर हम देखते हैं कि बेक्योंग के पास एक कपल आता है जो उसे कहता है कि उनके पास एक ऐसी दवाई है जिसको खाने से दिल की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेक्योंग उनकी बातों में आ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे इस दवाई की 10 बॉटल्स दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। वो लोग असल में फ्रॉड होते हैं और बेक्योंग के साथ धोखा कर रहे होते हैं, बट इससे पहले बेक्योंग उनकी पेमेंट करती लुईट वहाँ आ जाता है और कहता है कि बेक्योंग तुम्हें इनकी बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। बेक्योंग उसे कहती है कि ये मेरा मैटर है तो तुम इसमें मत बोलो। इस कपल में जो लेडी होती है वो फीटा ग्रुप की बहुत बड़ी फैन होती है और लुईट को पहचान लेती है। लुईट उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ और आइंदा के बाद किसी के भी साथ ऐसा स्कैम करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तो पता है कि मैं लुईट हूँ, मैं मीडिया और पुलिस दोनों में तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद बेक्योंग लुईट पर चीखने लग जाती है और कहती है कि मेरे मामलात में मत बोलो, मुझे वो बॉटल चाहिए थी। लुईट उसके हाथ से वो बॉटल लेता है और उसको उल्टा करके सारा पानी जमीन पे फेंक देता है और कहता है कि ये स्कैम है, इनकी बातों में मत आओ। तो बेक्योंग उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि क्या वाकई वो स्कैम था, हो सकता है कि वो वाकई दवाई हो, मुझे उसकी ज़रूरत थी। यहाँ पे बेक्योंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और गुस्से में हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। लुईट भी उसके पीछे हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तभी बेक्योंग की नज़र सामने पड़ती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि सामने सॉन्ग जे होंग होता है जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है और आकर उसको गले लगा लेता है। बेक्योंग जेहोंग को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। लुईट जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है, उन दोनों को अलग करता है और जेहोंग से कहता है कि बेक्योंग को वैसे ही चोट लगी हुई है, अब अगर तुम इसे इतना टाइटली हक करोगे तो उसका खून निकल आएगा। ये सुनकर बेक्योंग लुईट से कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो, और जेहोंग को लेके वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं तो बेक्योंग पूछती है कि हम पूरे 10 साल बाद मिले हैं, तुम कहाँ पर थे? ट्रेनिंग के बाद तो हम मिले ही नहीं, मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो। जेहोंग उसे बताता है कि मैं ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट मर ही गया था। पर हम लुईट को देखते हैं जो तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर की तरफ आता है और छुपकर उन दोनों को देखने लग जाता है। वो देखता है कि जेहोंग ने अपनी शर्ट ऊपर की होती है और बेक्योंग झुककर उसे देख रही होती है। एक्चुअली जेहोंग अपने जख्म बेक्योंग को दिखा रहा होता है जो उसे ट्रेनिंग में लगे होते हैं। जेहोंग बेक्योंग को बता रहा होता है कि इन जख्मों की वजह से वो मरते मरते बचा है। बेक्योंग के देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है।
तभी लुइट वहाँ पर आता है और उन दोनों को बीच में बैठ जाता है। वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी जेहंग लुइट से कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम में मैनर्स होने चाहिए। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो तुम्हें इस तरह बीच में नहीं आना चाहिए। बेक्योंग भी लुइट को वहाँ से चले जाने का कहती है तो लुइट जेहंग से कहने लगता है कि मुझ में बहुत ज्यादा मैनर्स हैं, खाना खाने से लेके वॉशरूम जाने तक, तुम मेरे मैनर्स की बात मत करो। तभी एक लड़की वहाँ आती है और आकर कहती है कि मुझे अटॉर्नी किम ने भेजा है, मैं लुइट के लॉयर हूँ और मेरा नाम सोहीची है। लुइट अपने लॉयर को वहाँ से लेके चला जाता है और उसे रूम में लाता है। वो लॉयर लुइट से कहती है कि मुझे अटॉर्नी किम ने आपके लिए हायर किया है और मुझे बताया गया है कि आपको मिलिट्री में PR यूनिट में भेजा गया था, वो भी आपकी बिना इन्फॉर्म किए स्पेशल फोर्स यूनिट में भेज दिया गया है। मैं इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। तो लुइट उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने मुझे बिना बताए स्पेशल फोर्स यूनिट में शामिल कर दिया है और ना सिर्फ शामिल किया बल्कि मुझे धमकियाँ भी दी हैं कि मैंने इलीगल वेपन यूज़ किया। तो लॉयर पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो लुइट बताता है कि मुझे गन्स बहुत पसंद थी, मैंने नकली गन यूज़ की थी जो कि वाकई नकली थी और इस बात की गवाह बेक्योंग भी है। तो लॉयर कहती है कि इस तरह आपके केस में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अगर आपके बेक्योंग गवाही दे दे। अब मैं चलती हूँ और आपके केस को मजीद इन्वेस्टिगेट करती हूँ। वो जाने लगती है तो बेक्योंग का उससे सामना हो जाता है। लॉयर के जाने के बाद लुइट बेक्योंग को कन्विंस करने लगता है कि वो उसके लिए गवाही दे के लुइट के पास पीटा कॉन्सर्ट में जो गन मिली थी वो नकली थी, लेकिन बेक्योंग उसकी कोई भी हेल्प करने से साफ मना कर देती है और उसके लिए गवाही देने से भी मना कर देती है। तो लुइट को बेक्योंग पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन स्यूक को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ कोरिया से होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशनशिप्स अच्छे होने के बाद वो साउथ कोरिया में शिफ्ट हो गई होती है और उनका साउथ कोरिया में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता है। वो अपने रेस्टोरेंट के सामने एक आदमी के पास जाती है जो कि अपने शॉप के बाहर कुछ लगा रहा होता है। वो उससे पूछती है कि ये क्या है। वो आते बताता है कि मुझे अपनी वाइफ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार है और उसकी याद में मैंने ये नज़्म लगाई है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी वाइफ नताशा एक ना एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम छोई को देखते हैं जिसको लुइट ने बचा लिया होता है। वो जेहंग से कांटेक्ट करती है और एक फ़ाइल के बारे में बात करती है जिसके जेहंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जेहंग छोई से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर दी सिर्फ इसलिए कि तुम लुइट की फ़ैन हो। तो छोई कहती है कि अगर बात लुइट पे आ जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आइंदा लुइट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, मैं उसकी क्रेजी फ़ैन हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है, लुइट सो रहा होता है और उसकी आंख एक शोर से खुलती है। वो अपना साइड का पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ बेक्योंग सो रही होती है और वो ख्वाब में बहुत ज्यादा डर रही होती है और रो रही होती है। लुइट उसके हाथ में अपने फीटा ग्रुप की डॉल देता है। तभी बेक्योंग नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाओ। लुइट अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर थक कर वहीं लेट जाता है, बैठ जाता है और सो जाता है। सुबह जैसे बेक्योंग की आंख खुलती है वो लुइट को अपने पास देखकर चीखने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुइट कहता है कि तुम ख्वाब में डर गई थी और फिर मैंने तुम्हें डॉल देने की कोशिश की तो तुमने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा कि दोबारा छोड़ा ही नहीं। इस पे बेक्योंग कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं पकड़ सकती। तो लुइट कहता है कि नहीं, तुमने ही मेरा हाथ पकड़ा था। फिर हम देखते हैं कि बेक्योंग कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो लुइट उसके तैयार हुआ देख काफी इम्प्रेस हो जाता है। बेक्योंग बस स्टेशन पे जाती है जॉन स्यूक के साथ और वहाँ पर मिराई का वेट कर रही होती है जो कि वही बच्ची होती है जिसको जोंग स्यूक ने शॉप वालों से मिलवाया था कि वो उसकी रिलेटिव है। फिर बस आकर रुकती है और उसमें से मिराई बाहर निकलती है और तेजी से आकर बेक्योंग को गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि मिराई बेक्योंग से पूछ रही होती है कि आप मेरे पास कब आएंगी और दोबारा से हम कब साथ रह सकेंगे। तो बेक्योंग कहती है कि मैं इसके लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही हम साथ रहेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे दिल की बीमारी का इलाज ढूंढ लूँ। फिर नेक्स्ट सीन में रात के वक्त लुइट और बेक्योंग हॉस्पिटल में इंटर हो रहे होते हैं कि उसी वक्त कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे गिरता है। लुइट पलट कर देखता है और शॉक्ड ही रह जाता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसकी जान लुइट ने गुंडों से बचाई होती है। लुइट और बेक्योंग हान सुही को तेजी से ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और दोनों बाहर वेट करते हैं।
थोड़ी देर बाद बेक्योंग लुइट से कहती है कि हमारी तबीयत ठीक हो चुकी है, अब हमें यूनिट में वापस जाने की ज़रूरत है। तो लुइट उससे कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी हांग सुई के पास रुकना चाहता हूँ। तो बेक्योंग कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, आप अभी और इसी वक्त यूनिट में वापस जा रहे हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लुइट अपने यूनिट में वापस आ जाता है। हैंग सुई के सामान की नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट चेकिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ की हमें तलाश है वो डिवाइस सामान में नहीं है। ये सुनकर बेक्योंग कहती है कि जैसे ही हांग सुई को होश आएगा हम उससे इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, तुम्हें जो ऑर्डर दिया जाए तुम बस उसको फॉलो किया करो। नेक्स्ट सीन में लुइट अपने रूम में लेटा होता है, तभी उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हांग सुई लुइट से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और आकर उससे पूछती है जो जैकेट उसने उस रात चेंज की थी वो जैकेट कहाँ पर है। तो लुइट उससे कहता है कि वो जैकेट तो मैंने उतार दी थी, मुझे नहीं याद कि वो जैकेट कहाँ पर है, शायद मेरे सामान में ही होगी। ये सुनने के बाद लुइट को अपना ख्याल रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। लुइट का मैनेजर उसका सारा हॉस्पिटल का सामान इकट्ठा कर रहा होता है तो उसको एक नर्स बॉक्स लाकर देती है और उस बॉक्स में वही हांग सुई की जैकेट भी रखी होती है जिसको उसका मैनेजर गाड़ी के अंदर रख देता है। लुइट की लॉयर साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट के पास जाती है और जाकर कहती है कि अगर मैं ये बात जाकर मीडिया में बता दूं कि आप लोगों ने लुइट को यूनाइटेड फोर्स की टीम में बिना उसकी परमिशन लिए शामिल किया है तो आप लोग पर केस बन सकता है और काफ़ी बदनामी भी होगी। और आखिरकार लुइट की लॉयर लुइट की ट्रांसफ़र स्पेशल फोर्स यूनिट में पीआर टीम में करवाने में कामयाब हो जाती है। लुइट की लॉयर लुइट को कॉल करती है और उसे मुबारकबाद देती है कि उसने ये केस जीत लिया और कल ही उसका ट्रांसफ़र पीआर टीम में हो जाएगा। लुइट ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बेक्योंग के रूम में जाकर उसे ये बात बताता है कि कल उसका ट्रांसफ़र पीआर टीम में होने वाला है। बेक्योंग उसको बेस्ट ऑफ लक विश करती है। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त बेक्योंग अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है तो उसे एक डॉल नज़र आती है। वो उस डॉल को लेकर लेट जाती है क्योंकि ये डॉल उसे लुइट ने दी थी और एकदम से उसको लुइट की कही हुई बातें सारी याद आती हैं जो उसने की थी। और फिर उसका ट्रांसफ़र वाली बात याद करके बेक्योंग को नींद नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बेक्योंग एक्सरसाइज कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा थक कर लेट जाती है। उसी वक्त लुइट वहाँ पर आता है और उसको पानी ऑफर करता है और फिर बेक्योंग को कहता है कि जैसा कि आपको पता है मेरा कल यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और हाँ सुई का केस आपके हाथ में है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करो और जाकर उसकी कंडीशन के बारे में भी मालूमात लो। यहाँ से जाने से पहले मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, क्या आप मानेंगी? तो बेक्योंग की एक नज़र लुइट की तरफ देखती है और हाँ में सर हिलाती है। तो लुइट भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लुइट के सारे टीममेट्स उसको बाय कहने के लिए गेट तक आते हैं तो लुइट कहता है कि मैडम बेक्योंग भी यहाँ पर होनी चाहिए। ये सुनकर उसमें से एक सोल्जर कहता है कि तुम हो क्या चीज़, वो तुम्हें सी ऑफ करने के लिए क्यों आएंगी, चलो अब अपने पीआर यूनिट में वापस चले जाओ। सब उसको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और लुइट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेक्योंग लुइट के कहने पे हैंग सुई से मिलने हॉस्पिटल जा रही होती है और लुइट जो कि अपनी मैनेजर के साथ पीआर यूनिट की तरफ जा रहा होता है वो अपने मैनेजर से कहता है कि मैं पीआर यूनिट में जाने से पहले एक बार हैंग सुई को देखना चाहता हूँ, तुम पहले हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर उसके मैनेजर हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ लेती है। हॉस्पिटल में पहले से बेक्योंग होती है। लुइट को वहाँ आता महसूस करके बेक्योंग दरवाजे के पीछे छुप जाती है। लुइट वहाँ आकर हैंग सुई जो कि सो रही होती है उसे कहता है कि मुझे बेक्योंग पर पूरा भरोसा है, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है वो उसको ज़रूर ढूंढ निकालेगी, तुम परेशान मत होना। बेक्योंग लुइट की सारी बातें सुन रही होती है। लुइट रूम से निकल जाता है। उसी वक्त जयहुन को भेजा हुआ बंदा उस रूम में पहुंचता है हैंग सुई को मारने के लिए, लेकिन बेक्योंग वहां ऑलरेडी होती है। बेक्योंग को देखकर वो शख्स वहां से भागता है। बेक्योंग भी तेज़ी से उसके पीछे भागती है। वो शख्स हॉस्पिटल से बाहर एक अंधेरे में जाकर रुकता है। बेक्योंग रुक जाती है तो उसी वक्त जयहुन और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी फ़ाइट बेक्योंग के साथ स्टार्ट हो जाती है। बेक्योंग उन सबको बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है।
तभी जेहोन का एक बंदा बेक्योंग को गला दबाने लगता है। तभी कोई उस शख्स की गर्दन पर गन रख देता है, जो कि और कोई नहीं लुइड होता है। लुइड उससे पूछता है कि क्या तुमने हैंग सुई को मारा है, और अगर तुमने उसे मारा है तो मुझे अभी और इसी वक्त वजह बताओ कि तुमने उसको क्यों मारा है। वो शख्स पलटकर लुइड से गन छीन लेता है और फिर मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। बेक्योंग लुइड से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम हमारे यूनिट से बिलोंग नहीं करते। तो लुइड उसे कहता है कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, अगर वो उस लड़की को मारने आया था तो मैं इस चीज में कंसर्ट रख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेक्योंग हांग सुई के फोन को खोलने की कोशिश कर रही होती है और वो खुल ही नहीं रहा। तभी लुइड बेक्योंग के पास आता है और इसके हाथ से फ़ोन लेकर हांग सुई का फ़ोन का पासवर्ड खोल देता है। वो पासवर्ड उसकी बर्थ डेट होता है। बेक्योंग लुइड को वहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने तो अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुइड कहता है कि मैं दोबारा से यूनाइटेड फोर्स टीम में अपनी मर्जी के साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया। लुइड अपने रूम में जाता है तो उसके टीममेट्स पहले तो उसको देखकर परेशान होते हैं, फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुइड बताता है कि मैंने दोबारा से अपना ट्रांसफ़र यहाँ करा लिया है। तो उसके टीममेट्स कहते हैं कि क्योंकि तुम यहाँ सबसे छोटे हो तो चलो सफाई पर लग जाओ, और उसे कचरे की बास्केट देकर वहां से चले जाते हैं। साउथ कोरिया लेफ्टिनेंट बेक्योंग के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चला कि जब लुइड हॉस्पिटल में एडमिट था तो हांग सुई उससे मिलने के लिए आई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि वो उससे मिलने के लिए क्यों आई थी। तो बेक्योंग उन्हें कहती है कि मैं इस चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ, आखिर वो उस शख्स से मिलने के लिए क्यों आई होगी। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है हांग सुई और लुइड के बीच कुछ तो सीक्रेट है, तुम बस वो सीक्रेट पता करने की कोशिश करो। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमें कैंपेन करनी चाहिए ताकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की फैमिलीज आपस में मिल सकें, और हम कैंपेन इस तरीके से करेंगे कि हम लुइड और बाकी टीममेट्स को लेकर एक शूट करेंगे। तो साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट उनकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर हम उसी कपल को देखते हैं जिनके 2 बेबीज़ होने वाले होते हैं। वो दोनों स्टोर में होते हैं तो उनकी नज़र से पड़ती है जहाँ से ज्यूनसिक आ रही होती है और साथ ही ग्रैंडफादर सियोक भी आ रहे होते हैं। तो वो लड़की बोलने लगती है, लगता है आज ये लोग फिर से उस ऑफिस में आ रहे हैं, लगता है आज इन्हें फिर से नाकामी होगी। इन कपल की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे जब कोरिया डिवाइड हुआ था तो इन दोनों की कुछ फैमिली मेंबर्स नॉर्थ कोरिया में रह गए थे और वो दोनों उनकी तलाश कर रहे हैं और आज भी उनको ढूंढने में नाकाम हो गए हैं। दूसरी तरफ प्रमोशन के लिए शूटिंग स्टार्ट हो रही होती है, कैमरामैन्स आ चुके होते हैं, फिर फाइनली पूरी टीम की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और उनका काफी अच्छा शूट होता है। बेक्योंग भी उस वक्त वहां होती है और चारों तरफ नजर रख रही होती है। बेक्योंग की नजर एक स्नाइपर पर पड़ती है जिसने लुइड का निशाना लिया होता है। फिर हम जेहोंग को देखते हैं जो कि उस स्नाइपर को कॉल करता है और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लुइड को मारोगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। वो स्नाइपर कहता है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है और आप सिर्फ ये कह के फ़ोन कट कर देता है और लुइड पर निशाना लगा देता है। इससे पहले कि वो लुइड पर गोली मारता, बेक्योंग तेजी से आती है और शीशा लेकर उसकी लाइट स्नाइपर के आंखों पे मारती है, जिसकी वजह से निशाना खत्म हो जाता है और गोली लुइड के बिल्कुल साथ जमीन पर लगती है। सारी टीममेट्स भागते हुए आते हैं और लुइड को प्रोटेक्ट करते हैं। बेक्योंग सारी टीममेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए भागती है उस स्नाइपर के पीछे। स्नाइपर भी वहां से भागने लगता है। स्नाइपर के साथ उसकी गाड़ी का ड्राइवर भी होता है, जिससे काफी ज्यादा कोशिश के बाद बेक्योंग पकड़ लेती है, लेकिन वो स्नाइपर वहां से भाग जाता है। पकड़े जाने के बाद शख्स का पूरी तरीके से रिमांड किया जाता है। वो कहता है कि हम लोग एक डिवाइस को ढूंढ रहे हैं जो कि हांग सुई ने चुराई थी और उस डिवाइस के अंदर उन सोल्जर्स का डेटा है जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है। लेफ्टिनेंट बेक्योंग को ऑर्डर देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस डिवाइस को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। बेक्योंग रात के वक्त लुइड के रूम में जाती है और उसके सामान में तलाशी लेने लगती है। तभी उसे वो जैकेट नजर आती है जो लुइड ने हांग सुई से लिया होता है। तभी रूम की लाइट जलती है और लुइड अंदर आता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो बेक्योंग कहती है कि मुझे शक है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए और वो इलीगल है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो मुझे दे दो। तो लुइड को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे
उससे कहता है कि जो चीज आप यहाँ से लेकर जा रही हैं वो जस्ट एक जैकेट है, आप कैसे मुझ पर और हांग सुही पर शक कर सकती हैं जिसकी मैंने जान बचाई। तो बेक्योंग गुस्से में लुइट को जमीन पर दे मारती है और कहती है कि तुम इतने बड़े पागल क्यों बनते हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारे पास अगर कोई डिवाइस है तो उसे फौरन मुझे दे दो, और अगर तुम नहीं दोगे तो याद रखना तुम्हारी जान खतरे में है और जल्द ही तुम्हें मार दिया जाएगा। पार्ट में बेक्योंग लुइट काफी तेजी के साथ बात कर रहे होते हैं और काफी जोर से लड़ रहे होते हैं। उनकी आवाज सुन के सारे टीममेट्स वहां पर आ जाते हैं और लुइट को बेक्योंग के पास से हटाते हैं। बेक्योंग लुइट को गुस्से में घूरते हुए वहां से चली जाती है। तो सारे टीममेट्स लुइट को कहने लगते हैं कि वो हमारी टीम लीडर है, तुम्हें उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि लुइट को साउथ कोरिया की लेफ्टिनेंट कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि फंड रेजिंग पार्टी अरेंज की जा रही है, मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां पर आओ। लेकिन लुइट वहां पर जाने से इनकार कर देता है। तभी बेक्योंग को वहां पर आती है तो लुइट उसे कहता है कि आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं कि हांग सुही के साथ क्या हुआ। तो बेक्योंग गुस्से में कहती है मसला नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो लुइट उससे कहता है कि ठीक है, आप मुझे ना बताएं, मैं खुद ही मालूम करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो बेक्योंग कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वो करो। लुइट अपने लॉयर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें हांग सुही के बारे में कुछ मालूम हुआ। तो उसकी लॉयर उसे बताती है कि हाँ मालूम हुआ है, लेकिन उसके बदले उसके साथ एक पार्टी में चलना होगा जो कि फंड रेजिंग की है। वो वही पार्टी होती है जिसके बारे में साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट ने लुइट को बताया होता है। तो लुइट उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। मायरी बाहर जाकर खेल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर जाने का रास्ता ही भूल जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसी वक्त जहन वहाँ पर आता है और मायरी को उसके घर की तरफ ले जाता है जहाँ पर बेक्योंग होती है और वो मायरी का यानी अपनी बहन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। बेक्योंग जेहोन का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बहन को लेकर घर चली जाती है। फिर लुइट को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा होता है। उसके हाथ में वो ब्रेसलेट होता है जो कि उसने गले में पहना होता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। लुइट अपनी गाड़ी में होता है तो उसकी नज़र हांग सुही के जैकेट पर पड़ती है। वो उसके जैकेट को चेक करता है तो उसको उस जैकेट के अंदर से एक मेमोरी कार्ड मिलता है जो वो अपने लॉकेट के अंदर छुपा लेता है और सोच रहा होता है कि आखिर इस मेमोरी कार्ड के अंदर क्या है। और ये वही मेमोरी कार्ड होता है जो कि जेहो ढूंढ रहा होता है। यूनसन बेक्योंग से कहती है कि वो आज एक पार्टी में जा रही है जिसका इनविटेशन उसे जयहिंद ने दिया है। उसे पार्टी का थीम पर्पल ड्रेस है। दूसरी तरफ लुइट भी उसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। बेक्योंग अपने रूम में होती है तो उसे एक पार्सल रिसीव होता है। वो पार्सल को खोलती है और उसे रीड करने लगती है। लुइट अपने लॉयर के साथ पार्टी अटेंड करता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टी होती है। काफ़ी ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स और सियासतदान भी उस पार्टी में आए हुए होते हैं। बेक्योंग के सारे टीममेट्स भी वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर आए हुए होते हैं जो कि लुइट को वहाँ पर वीआईपी में देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ बेक्योंग को उसी पार्सल को अच्छे तरीके से पढ़ती है जो कि हांग सुही के फ़ोन को तलाशने के बाद उसमें से मिली हुई इंफॉर्मेशन होती है। उसे अच्छे से रीड करती है। उसे हांग सुही के मोबाइल के रिकॉर्ड में इसी पार्टी के बारे में पता चलता है जहाँ पर लुइट और उसके लॉयर गए हुए होते हैं। बेक्योंग सोचने लग जाती है कि हांग सुही के मोबाइल में आखिर इस पार्टी का शेड्यूल क्यों लिखा हुआ था। पार्टी में जाने का सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम बेक्योंग को देखते हैं जो कि उसी पार्टी में पहुंच चुकी होती है। तो एक शख्स उसके पास आता है और कहता है कि मैम यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, आप इस तरह यूनिफॉर्म में नहीं घूम सकती, काइंडली आप थीम ड्रेस को वियर करें। उसी वक्त लुइट का मैनेजर बेक्योंग को अपने पास बुलाता है और उसे ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद करता है। दूसरी तरफ लुइट की जो लॉयर होती है वो कमिश्नर ली की बेटी होती है, जिसका सुनकर साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट पहले तो परेशान होते हैं लेकिन फिर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर कमिश्नर ली वहाँ आती है और लुइट को कहती है कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, तुम्हें आज स्पीच देनी होगी।
तो लुइट इस बात में सर हिला देता है। तो फिर पार्टी में जोंग सिक और जेहो भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेक्योंग भी तैयार होकर पार्टी में इंटर होती है, जिसे देखकर लुइट तो शॉक्ड ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। कमिश्नर से पार्टी को स्टार्ट करती है और कहती है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की गेम खेली जाएगी। फंड रेजिंग के लिए तमाम लोग अगर इसमें हिस्सा लें तो बेहतर है। इसके बाद एक गेम खेली जाती है। कमिश्नर लियो ने बताती है कि जो भी ये गेम खेलेगा 100 मिलियन वॉन हार्ट सर्जरी की ऑर्गेनाइजेशन के दिए जाएंगे। लुइट तेज़ी से साथ बेक्योंग का हाथ पकड़ता है और इस गेम के में पार्टिसिपेट कर लेता है। इस गेम में लुइट को बेक्योंग को अपने गोद में उठाकर एक स्टैंड के नीचे से गुजरना होता है। वो बेक्योंग को उठाता है और उस स्टैंड के नीचे से गुजरने में कामयाब हो जाता है और इस गेम को जीत भी जाता है। ये देखकर बेक्योंग खुशी के मारे पागल ही हो जाती है क्योंकि उसकी बहन की भी हार्ट सर्जरी होनी थी। कांग्रेट्स। सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं। जेंगसी एक कांग्रेट के पास जाती है और कहती है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ की थी और आप सारी ज़िंदगी कहाँ रहे हैं? कांग्रेट्स पहले तो उसकी बात पर कंफ्यूज होता है और फिर कहता है कि मैं नॉर्थ कोरिया में ही पैदा हुआ और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी है। फिर वो कांग्रेट्स वहाँ से बाहर चला जाता है, जो उसे कांग्रेट को जाते हुए देखती है जैसे कि वो उसे जानती हो और कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। दूसरी तरफ जेहन वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास ही लास्ट चांस है। अगर तुमने आज की लास्ट चांस भी मिस कर दिया तो इसके बाद तुम्हें कोई और चांस नहीं मिलेगा। जो कहा गया है तुमसे आज की पार्टी में तुम्हें वही करना है। दूसरी तरफ लुइट बेक्योंग की तारीफ कर रहा होता है कि वो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। थोड़ी देर बाद जैसे ही लुइट अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, कोई एकदम से लुइट पर फायर करता है। लुइट के पाँव पर गोली लग जाती है और हर तरफ लोग भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सारे सिक्योरिटी वाले, लुइट की टीममेट्स वगैरह सब आ जाते हैं और जेहन के बंदे पर गोलियां चलाने लगते हैं, क्योंकि जो शख्स फायर कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जेहन का ही एक टीम मेंबर था। बेक्योंग लुइट को देखती है और जाकर उसे सेव करती है और उसे सहारा देकर एक जगह पर बिठाती है। जेहन का जो टीम मेंबर था उसके पीछे सारे कांग्रेट्स और सिक्योरिटी वाले भागने लग जाते हैं। इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, जेहन वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ बिठा कर ले जाता है, लेकिन एक और टीम मेंबर वहीं पर रह जाता है जिसे बेक्योंग पकड़ने में कामयाब हो जाती है। बेक्योंग बाइक लेती है और जहां गाड़ी का पीछा करने लगती है। जेहन अपने टीम मेंबर्स को लाकर एक सेफ जगह पर आता है और वहां पर उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ में भरोसा नहीं था? उसका टीम मेंबर कहता है कि मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। दूसरी तरफ उनको ढूंढते ढूंढते बेक्योंग भी वहाँ पर आ जाती है और जान वहाँ पर देखकर शॉक्ड रह जाता है और फिर उनकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि ये हरकत मत करना। जेहन खड़ा होता है और तेज़ी के साथ भागकर बेक्योंग का हाथ पकड़ के ऊपर कर लेता है और अपने टीम मेंबर को भागने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेक्योंग को रोते हुए वहाँ से जा रही होती है और लुइट आ जाता है और उसको देखकर कहता है कि तुम नंगे पैर हो तो मैं एटलीस्ट जूता तो पहन ही लेना चाहिए। दूसरी तरफ कमिश्नर की नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया लेफ्टिनेंट पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और उन्हें कह रही होती है कि इतनी बड़ी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज करवाई, कहाँ थी तुम्हारी सिक्योरिटी? जल्द से जल्द पता करो कि इस अटैक के पीछे कौन था। और ये ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेक्योंग अपने रूम में होती है और जेहन के बारे में ही सोच रही होती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेहन उसे एक डार्क सीक्रेट बताता है कि नॉर्थ कोरिया के बहुत ही ज़्यादा बहादुर और ईमानदार मिलिट्री ऑफिसर्स साउथ कोरिया में सर्विस देने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि उनको उनकी सर्विस के बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मौत। वो लोग मुझे भी मरना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी पहुंच से बाहर निकल गया। उसकी बात को सुनकर बेक्योंग शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि मैं भी तो नॉर्थ कोरिया से आई हूँ, आखिर मैं क्यों अब तक जिंदा हूँ? प्रेजेंट टाइम में बेक्योंग अपनी बहन मायरी के साथ होती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि
मैं लुइट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो फीटा का मेंबर है, बट वो मेरे टाइप का नहीं है, वो आपके टाइप का है। बेक्योंग अपनी बहन को सोने के लिए कहती है, तो सोते हुए उसकी बहन उससे कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे दिल की बीमारी को ठीक कर देंगी, और मैंने आप पर पूरा भरोसा किया है। आपको अपना वादा को ज़रूर निभाएंगे। और यहाँ कह के वो सो जाती है। तो बेक्योंग अपनी बहन का टैब उठाती है और उसमें लुइट की वीडियोस को देखने लग जाती है। बेक्योंग के साथ मिलिट्री के सीसीटीवी फुटेज वाले एरिया में जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज ऑन करके देखने लगती है। वो देखती है कि उन्होंने जो पार्टी में जेहोन के उनके मेंबर को पकड़ा था, उनसे नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुम नॉर्थ कोरिया से हो, इस चीज़ की कन्फेस करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वो हमला क्यों किया। वो शख्स कहता है कि भले तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड भी बताने को तैयार नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में बेक्योंग क्योंकि एक मिशन पर जा रही होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फिर लुइट वहाँ पर आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जहाँ पर भी जा रही हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं चाहूँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। बेक्योंग उससे कहती है कि अपने काम से काम रखो, ये मेरा काम है और मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। तो लुइट उससे कहता है कि प्लीज़ वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लुइट रूम में आता है और वो देखता है कि उसके तमाम टीममेट्स एक मिशन पर जा रहे होते हैं। वो भी रेडी होने लगता है, तो उसमें से एक टीममेट कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, ऑर्डर दिया गया है, तुम हमारे साथ मिशन पर नहीं जा रहे। दूसरी तरफ हम उसकी लड़की को देखते हैं जो कि कोरिया की सिक्योरिटी में होती है, बट वो जैन के साथ काम कर रही होती है। उसने जैन की टीम मेंबर को, जो कि उससे पार्टी में पकड़ा गया था, उसके बाहर निकाल लिया होता है और वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रही होती है। जेहोन का फ़ोन आता है और वो कहता है कि जहाँ पर हम पहले मिलते हैं, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। दूसरी तरफ एक टीममेट उठकर अनाउंस करता है कि इस मिशन का लीडर वो है, और बेक्योंग इस मिशन की लीड नहीं कर रही होती। अब लुइट मिशन पर नहीं जा रहा होता, तो साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट उसको एक मिशन कंट्रोलर रूम में ले आता है और उसे दिखाता है कि देखो, हम यहाँ पर बैठकर इस तरीके से मिशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि सारे टीममेट्स उस मिशन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और वो हर तरफ फैल जाते हैं, और साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट वहाँ पर बैठ गए उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। वो लड़की जो जेहान के साथ काम करती है, वो भी उस टीममेट को लेकर वहाँ पर बैठी होती है। असल में वो लड़की जेहान उनको ट्रैप कर रही होती है और उसके गले में एक कैमरा लगाया हुआ होता है जो कि साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट देख रहे होते हैं। अब जेहोन का टीम मेंबर वॉशरूम जाने का बहाना कर रहा होता है और वहाँ से उठ जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने टीममेट को गले लगाता है, और वो लड़की जेहोन की टीम पार्टनर होती है और उसे ट्रैप कर रही होती है। जेहोन बाहर आता है और उसको गोली मार देता है और फटाफट से भाग जाता है। साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट एकदम चौकन्ना लगते हैं और कहते हैं कि वो शख्स उसी तरफ गया है, जाओ और उसके पीछा करो। सारी टीममेट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक स्नाइपर आता है और सारी टीममेट्स पे गोलियां चलाने लगता है और उनको मार देता है। वो स्नाइपर बेक्योंग होती है जो कि जेहोन की हेल्प कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट को इस चीज़ की खबर हो जाती है। वो कहने लगता है कि हमारे तमाम कांग्रेस को किसी स्नाइपर ने गोली मारी है, लेकिन सबको बुलेट प्रूफ जैकेट पर मारी है ताकि कोई मर ना सके। आखिर कौन है इन सब के पीछे? बेक्योंग सारी कांग्रेस को गोली मारकर वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त लूट वहाँ पर आ जाता है और बेक्योंग को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है कि ये आप क्या कर रही हैं, क्या आप गद्दारी कर रही हैं? बेक्योंग उससे कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में वापस आती है और देखती है कि कुछ कांग्रेस उसके रूम की तलाशी ले रहे होते हैं, और फिर लेफ्टिनेंट उन कांग्रेस को बेक्योंग को अरेस्ट करने का कहते हैं। उसी वक्त लुइट वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि बेक्योंग को अरेस्ट नहीं कर सकते। वो बेक्योंग का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर चला जाता है। लेफ्टिनेंट गुस्से में उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लुइट कहता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेक्योंग मेरी है। सॉन्ग जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में होता है और उसके साथ उसी रेस्टोरेंट के ओनर मास्टर यॉर्क भी होते हैं।
वो सेयोंग को बताते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो सेयोंग बताता है कि उसका वक्त जेहोंग के साथ बहुत ही अच्छा गुजरा, जब भी उसका दिल करे वो वहाँ पर आ जाए। ये तो बेसमेंट है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम लॉयड और बेक्योंग को देखते हैं, जिनको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट के सामने लाया जाता है। लॉयड उन्हें बताता है कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में डेट कर रहे हैं। आप बेक्योंग पर शक नहीं कर सकते। ये सारा टाइम मेरे साथ ही। यहाँ सुनकर साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट को काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और फिर बेक्योंग से पूछते हैं कि क्या ये सच है। लॉयड बेक्योंग से कहता है कि तुम बस खामोश रहो और कुछ भी मत बोलो। बेक्योंग लॉयड की बात सुनकर खामोश हो जाती है। तो नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट लॉयड पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। लॉयड और नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट की आपस में बहस हो जाती है। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग लॉयड को और बेक्योंग के अफेयर के बारे में सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो दोनों जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं तो बेक्योंग लॉयड पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, हमारा तो आपस में कोई अफेयर नहीं है और ना ही मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो लॉयड कहता है कि ये बहुत ज़रूरी था तुम्हें बचाने के लिए, वरना ये लोग तुमको अरेस्ट कर लेते हैं। तो बेक्योंग लॉयड से गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे मसलों से दूर रहो, तुम बाज नहीं आते। तो लॉयड उससे कहता है कि अगर तुम्हें सबको सच बताना है तो तुम बता दो, लेकिन इसके बाद ही लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम यही बहाना सबके सामने बताओ कि तुम कल मेरे साथ ही और हम दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। अब बेक्योंग सब तुम्हारे हाथ में है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लॉयड के जाने के बाद बेक्योंग इस बारे में सोचने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट को देखते हैं, जो कि एक रिपोर्टर को बता रहे होते हैं कि लॉयड का अफेयर चल रहा है किसी आर्मी ऑफिसर के साथ। वो रिपोर्टर जाकर ये बात पूरे मीडिया में फैला देती है। तो लॉयड का अफेयर चल रहा है। लॉयड का मैनेजर का फ़ोन में लाखों SMS आ रहे होते हैं। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होता है और लॉयड से बात करता है। तो लॉयड उसको सारी सिचुएशन समझाता है। वो मैनेजर कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारे सारे फैंस तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। फीटा ग्रुप का CEO भी तुम पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। तभी उन्हें CEO की कॉल आती है और वो बताता है कि तमाम सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बेक्योंग ने तमाम सिचुएशन कंट्रोल कर ली है। लॉयड का मैनेजर ये सुनकर फटाफट से कॉल कट करता है और आने वाली नोटिफिकेशन को देखता है, जिसमें पार्टी में लॉयड को गोली लगी होती है और बेक्योंग लॉयड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और लोगों ने कमेंट्स में कहा होता है कि लॉयड ने हमारे मुल्क की प्रोटेक्ट किया और बेक्योंग ने हमारे हीरो को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए अब हम बेक्योंग को प्रोटेक्ट करेंगे। सारे लोग उनके कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड और बेक्योंग जिम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उनका एक टीममेट उनके पास आता है और उनको एक अलग रूम में ले जाकर कहता है कि नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट ने हमें तुम पर जासूसी करने के लिए कहा है कि जाकर मालूम करो कि लॉयड और बेक्योंग वाकई में डेट कर भी रहे हैं या सिर्फ ये सब एक नाटक था। नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट ने सिर्फ एक टीममेट को नहीं बल्कि उनके सारे टीममेट्स को उन पर जासूसी करने के लिए कहा होता है कि वाकई में इन दोनों का अफेयर है भी या नहीं। फिर हम देखते हैं कि जब बेक्योंग खाना खा रहा होता है तो सारे टीममेट्स उसे ही देख रहे होते हैं और जब बेक्योंग लॉयड दोनों वॉक पर जाते हैं तभी सारे टीममेट्स उनका पीछा करने लगते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है या वाकई में ये डेट कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट वगैरह भी उनकी फ़ोटोज़ वगैरह और सारे सीन्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत उन जर्नलिस्ट से वहाँ फ़ोटोज़ निकलवा लेते हैं और उन्हें मीडिया में डालने से मना करते हैं। बेक्योंग इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और लॉयड को लेकर अपने घर आ जाती है अपनी बहन से मिलाने के लिए। योंग सिक लॉयड को बॉयफ्रेंड के तौर पर देखकर पहले तो परेशान होती है, फिर मुस्कुराने लगती है। अचानक से उनके सारे टीममेट्स भी उनका पीछा करते वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तो खाना खाने के लिए आए हैं। असल में वो लोग बेक्योंग और लॉयड को तमाम लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बेक्योंग रूम में जाती है किसी काम के लिए, तभी जेहोंग भी चुपके से वहाँ पर आ जाता है और आते ही बेक्योंग हाथ में पासपोर्ट
देखकर कहता है कि ये तुम्हारे और मायरी का पासपोर्ट है और हम आज ही साउथ कोरिया छोड़कर चले जाएंगे और फिर नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। बेक्योंग को हेल्प लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बचाई थी क्योंकि कई साल पहले तुमने भी मेरी जान बचाई थी। मेरा ये तुम पर एहसान नहीं था, बल्कि मैंने एहसान का बदला उतारा है। ये सुनकर जेन खामोशी के साथ बेक्योंग को गले लगा लेता है और कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ सारे टीममेट्स बेक्योंग और लुइट की पहली डेट का इंतज़ाम करते हैं और उनके रेस्टोरेंट को काफ़ी अच्छे से सजा देते हैं। अब बेक्योंग और लुइट की पहले डेट पर तो सिर्फ उन दोनों को ही होना चाहिए था, लेकिन सारे टीममेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा शोर मचा देते हैं। बेक्योंग भी मुस्कुराने लगता है अपनी बहन की खातिर और उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फैन एंजॉय करती है। इसके बाद मायरी सो जाती है तो जॉन से एक टीममेट की हेल्प से उसको रूम के अंदर ले आती है और फिर अंदर आकर उस टीममेट से पूछती है कि क्या तुम नॉर्थ कोरिया में नहीं गए, क्या तुम वाकई साउथ कोरिया में पहली बार हो। तो वो टीममेट उनसे पूछता है कि क्या आपका बेटा मुझसे मिलता जुलता था, तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो टीममेट पूछता है कि क्या आपके बेटे में कोई स्पेसिफिक सी निशानी है जिससे पता चल सके कि आपका बेटा कौन है। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे बेटे के हाथ की कोनी पर एक जला हुआ निशान है जैसा कि साउथ कोरिया के नक्शे पर है। फिर हम देखते हैं कि सारे टीममेट्स लुइट और बेक्योंग को एक कपल शर्ट गिफ्ट कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में लुइट और बेक्योंग छत पर अकेले बैठे होते हैं तो बेक्योंग लुइट से कहती है कि अब बस बहुत हो गया है एक्टिंग, अब ये सब कुछ ख़त्म करते हैं और अपनी हकीकी लाइफ में वापस आते हैं। तो लुइट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। इस पर बेक्योंग कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन हम दोनों डिफरेंट हैं, हमारे मिजाज काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। इससे पहले कि वो कोई और बात करती, लुइट एकदम से उसे किस कर देता है। लुइट फिर से बेक्योंग के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी होता है। लुइट बेक्योंग से पूछता है कि अब हमें डेट पर कहाँ जाना चाहिए, तो बेक्योंग उसको लेकर अपने घर मायरी के पास आ जाती है। तो लुइट उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे दूसरी डेट पर भी अपने घर ही ले आओगी। इस पर बेक्योंग कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बहन के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो एकदम से लुइट घबरा कर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, चलो बाहर कहीं आउटिंग पर चलते हैं। मायरी भी बाहर जाकर लुइट के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है, जिसे देखकर बेक्योंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उन दोनों को खुश देखकर लुइट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। वो लोग बाहर जाकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम जोक्स को देखते हैं जो कि एक जगह से गुजर रही होती है, तो वो एक लड़के को देखती है जो कि रोड पर बैठ के खाना खा रहा होता है। तो जंगसुंग अपना सामान उसको पकड़ाती है और उससे कहती है कि मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे पीछे आओ। ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर इंटर हो जाते हैं। योंगसुक उसको अपने रेस्टोरेंट में ले आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें रोड पर इस तरीके से खाना खाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ और तुमसे इसके पैसे भी चार्ज नहीं करूँगी। वो लड़का बहुत ही शुक्रगुजार होता है। खाना बनाते हुए जंगसुक उस लड़के के हाथ पर वही निशान देखती है जो कि उसके बेटे के अपने हाथ पर था और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्या ये मेरा बेटा है। उसी वक्त उस शख्स को कॉल आती है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है, ये कहकर कि वो दोबारा आएगा। जोंगसुक उसको रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाती। वो सोचती है कि क्या ये लड़का ही मेरा बेटा है। नेक्स्ट सीन में मेरी लुइट से रिक्वेस्ट कर रही होती है क्या ये मैं उसके लिए गाना गा सकता है। इसी वक्त लुइट मुस्कुराता है और कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल रिक्वेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को रेडी हूँ। लुइट उसी वक्त एक माइक उठाता है सामने लगा हुआ और गाना गाना स्टार्ट कर जाता है। लुइट को पहचान कर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसका गाना सुनने लगते हैं। लुइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाना गाता है और बेक्योंग को फ्लाइंग किस भी करता है। उससे कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारना चाहता हूँ जैसे आज का दिन गुजार रहा हूँ, ये सब मेरे लिए काफ़ी ड्रीमी था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं।
नेक्स्ट सीन में लुइट की लॉयर नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट के पास जाती है और उनको एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बेक्योंग वापस से नॉर्थ कोरिया चली जाए और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं बेक्योंग को वापस नॉर्थ कोरिया पहुंचा दूंगा। कुछ कांग्रेस मास्टर सियोक के रेस्टोरेंट में होते हैं और वहां पर सियोक उनको उनकी दास्तान सुना रहा होता है। तो उनमें से एक कांग्रेस सियोक की वाइफ नताशा की पिक्चर इंटरनेट पर डाल देता है और कुछ ही देर में रिस्पॉन्स भी मालूम हो जाता है। कांग्रेस सियोक को वो पिक्चर दिखाता है और कहता है कि देखो, हमने तुम्हारी वाइफ को ढूंढ लिया। सियोक ही देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे मेरी वाइफ दोबारा मिल गई। दूसरी तरफ बेक्योंग, लुइट और मायरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट पिक्चर्स लेते हैं। मायरी उनको कहती है कि मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ, आप दोनों अपनी पिक्चर्स लेके बाहर ही आ जाना। और वो बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाती है। अंदर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फ़नी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों पिक्चर्स क्लिक करवा कर बाहर निकलते हैं तो मायरी उनको कहती है कहीं पर भी नहीं दिख रही होती। ये देखकर बेक्योंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लुइट और बेक्योंग दोनों मिलकर मायरी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। उसी वक्त लुइट को जेहोंग का मैसेज आता है और वो कहता है कि मायरी मेरे पास है। लुइट वो मैसेज बेक्योंग को दिखाता है और बेक्योंग को जेहोंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो लुइट उसे कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं मायरी को वापस ले आऊँगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लुइट जेहोंग के भेजे हुए एड्रेस पर जाता है और जाकर जेहोंग को कहता है कि मायरी कहाँ पर है, जल्दी मुझे बताओ। जेक्योंग उसे कहता है कि पहले मुझे वो चीज़ दो जो तुम्हारे पास है। तो लुइट अपना लॉकेट निकालता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये SD कार्ड चाहिए। इससे पहले कि ये SD कार्ड जेहोंग को देता, एक लड़का जेहोंग के रेस्टोरेंट में उसके साथ आया होता है। वो गन निकालता है और वो कार्ड छीन कर वहाँ से चला जाता है। लुइट पूछता है कि मायरी कहाँ पर है। तो जेहोंग बेड की तरफ इशारा करता है जहाँ पर मायरी लेटी होती है। लुइट फटाफट से मायरी को उठाता है और उसको अपने घर ले आता है। लुइट बेक्योंग को सारी बात बताता है। लुइट उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और कहती है कि अगर वो SD कार्ड तुम्हारे पास था तो तुमने मुझे कभी क्यों नहीं दिया, उन लोगों को क्यों दे दिया। तो लुइट कहता है कि मैंने उसका फेक SD कार्ड दिया है, ओरिजिनल वाला मेरे पास ही है। फिर लुइट ने हॉस्पिटल में जो बेक्योंग को डॉल दी होती है वो उस डॉल को उठाता है और उसमें से SD कार्ड निकालता है। लुइट बेक्योंग से कहता है कि परेशान मत हो, ये मेरे पास बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर मुल्क के साथ जिनने गद्दारी की है उनके नाम हैं। उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट अंदर आते हैं और कहते हैं कि बेक्योंग, हमने इन्वेस्टिगेशन की है और हमें पता चला है कि जेहोंग जो कि मुल्क का गद्दार है उनके साथ तुमने मीटिंग की है और फिर कुछ दिन पहले कांग्रेस के साथ हुए हादसे में भी तुम शामिल हो। और फिर वो लोग बेक्योंग को अरेस्ट करते हैं। बेक्योंग नॉर्थ कोरिया के लेफ्टिनेंट की आंखों से वो कार्ड छुपा कर दोबारा से लुइट के हाथ में पकड़ा देती है। बेक्योंग को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। तभी मायरी रोते हुए बेक्योंग के पीछे आती है और उसी वक्त गिर जाती है। लुइट तेजी से आकर मायरी को संभालता है और बेक्योंग भी अपनी बहन को इस कंडीशन में देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो जालिम बेक्योंग को वहाँ से अरेस्ट करके फिर भी ले जाते हैं। वो लड़का भी वो SD कार्ड को जल्दी से ले जाकर चेक करने लगता है और तभी उसको पता चल जाता है कि SD कार्ड फेक है। इधर बेक्योंग को गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर नॉर्थ कोरिया भेजा जा रहा होता है। तभी लुइट वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे बेक्योंग से कुछ बात करनी है और ऑफिसर भी उन्हें इजाज़त दे देते हैं। लुइट तेज़ी के साथ बस में इंटर होता है। बेक्योंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लुइट उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है, मैं उसका ध्यान रखूँगा और मैं तुम्हें भी जल्द अज जल्द यहाँ पर वापस ले आऊँगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बस भी बेक्योंग को लेकर नॉर्थ कोरिया की तरफ जाने लगती है। कमिश्नर ली के दोनों लेफ्टिनेंट्स के साथ मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर लुइट आकर कहता है कि बेक्योंग गद्दार नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका सबूत है और वो सबूत है SD कार्ड जो आप लोग और हांग सुही ढूंढ रहे थे। मैं अभी ये SD कार्ड यहाँ पर लगाऊंगा और देखूंगा कि इनमें बेक्योंग का नाम है या नहीं। अगर
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग उसे वापस लेकर आएंगे। ये सुनकर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और तो और वॉइस कमिश्नर भी इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। लॉयड तेज़ी के साथ वो SD कार्ड कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है ताकि जल्द से जल्द गद्दारों के नाम देखे जाएं।